क्या मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में कोई धांधली हुई है? क्या कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन गलत तरीके से निरस्त हुआ है? नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वास चौहान। आज के कोर्टनामा में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के विवाद पर। यदि इस विषय पर समस्त कानूनी पहलुओं को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखने का कष्ट करें, अंत तक बने रहें। विगत दिनों मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में जो हुआ उसे एक पक्ष लोकतंत्र की पारदर्शिता, कानून की समानता और चुनाव आयोग की समझदारी का शानदार उदाहरण बता रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष उसे सीट चोरी कह रहा है। चूंकि आज ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया, इसलिए आज के कोर्टनामा में इस केस के संबंध में मेरे द्वारा समस्त दस्तावेजों की जांच पड़ताल और विधिक अध्ययन किया गया और उसके बाद ये मैं कोर्टनामा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विगत 9 जून 2026 को निरस्त कर दिया गया था। हम सबको मालूम है कारण क्या था। कारण यह बताया गया है कि कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के द्वारा नामांकन के साथ दाखिल फॉर्म 26 के शपथ पत्र में एक लंबित आपराधिक मामले को जानबूझकर छिपाया गया। इस आपराधिक मामले पर यदि हम दृष्टि डालते हैं तो यह मामला तेलंगाना कांग्रेस नेता कुंभम शिव कुमार रेड्डी का है, जिसमें वो मुख्य आरोपी हैं और उन पर 2022 में पंजागुट्टा थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 209/2022 के आधार पर बलात्कार और धमकी के गंभीर आरोप हैं। शिकायतकर्ता ए श्रीलता ने मीनाक्षी नटराजन, जो कि वहां पर प्रभारी थी, आरोपी नंबर 4 हैं, इन पर आरोप लगाया कि इन्होंने इस बलात्कार के मामले में शिव कुमार रेड्डी को राजनीतिक संरक्षण दिया तथा उसकी मानहानि की, जिससे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मीनाक्षी नटराजन को इस मामले में कोर्ट के द्वारा समन प्राइवेट कंप्लेंट नंबर 4472/2025 एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नामपल्ली हैदराबाद में जारी हुआ था। इस मामले में अदालत ने 17 सितंबर 2025 को नटराजन को समन जारी किया, जिसका जवाब नटराजन ने 24 अक्टूबर 2025 को दिया था। इस केस के दस्तावेज से स्पष्ट है कि हैदराबाद की जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत है, उसमें प्राइवेट कंप्लेंट नंबर 4472/2025 में मीनाक्षी नटराजन को भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अंतर्गत यानी मानहानि के अपराध में और अन्य अपराधों में आरोपी बनाया गया था, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया और मीनाक्षी नटराजन को समन जारी किया, जिसके जवाब में मीनाक्षी नटराजन ने 24 अक्टूबर 2025 को अपना ये लिखित जवाब भी दाखिल कर दिया था। ये सारे तथ्य सिद्ध करते हैं कि उन्हें अपने विरुद्ध लंबित इस प्रकरण की या मामले की पूरी जानकारी थी, लेकिन फिर भी राज्यसभा चुनाव के नामांकन फॉर्म नंबर 26 के क्रिमिनल केस वाले पूरे कॉलम में उन्होंने साफ लिखा लागू नहीं, कोई कोर्ट, कोई धारा, कोई विवरण कुछ भी नहीं बताया, अर्थात छिपा लिया। अब समझिए कानून क्या कहता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 राज्यसभा चुनाव पर भी पूर्ण रूप से लागू होता है। इस एक्ट की धारा 33 के तहत नामांकन के साथ फॉर्म 26 के साथ एफिडेविट देना अनिवार्य है और इसी अधिनियम की धारा 33A यानी 33A स्पष्ट कहती है कि पेंडिंग क्रिमिनल केसेस जहां अदालत ने संज्ञान लिया हो उनका पूरा खुलासा जरूरी है। और इसी एक्ट की धारा 36 चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर को स्क्रूटनी के दौरान नामांकन जांचने और अगर शपथ पर अपूर्ण है या तथ्य छिपाए गए पाए जाते हैं तो उसे निरस्त करने का पूर्ण अधिकार देती है। अब कोर्ट की बात सुन ले। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामले थे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR 2002 का इसको मामला हम कहते हैं, और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ये PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 के हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास, संपत्ति और योग्यता का खुलासा या इस बारे में जानना मतदाता का मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार यानी संविधान के अनुच्छेद 19(1)A के तहत जब अदालत संज्ञान ले लेती है या सम्मन जारी कर देती है तो केस अदालत में पेंडिंग ही माना जाता है। तनखा जी का जो बयान है वो अधिवक्ता की दृष्टि से नहीं बल्कि एक राजनीतिक दृष्टि से मुझे लगता है। तो इसी प्रकार यदि कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार 2015 और बाद के फैसलों में भी हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देखें तो साफ किया कि नॉन डिस्क्लोजर
या सप्रेशन को अनड्यू इन्फ्लुएंस या करप्ट प्रैक्टिस माना जा सकता है। गलत या अधूरा एफिडेविट मतदाताओं को इन्फॉर्म्ड चॉइस देने का अधिकार छीन लेता है और रिटर्निंग ऑफिसर समरी इंक्वायरी के बाद नामांकन रिजेक्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो राज्यसभा सदस्य निर्वाचन के लिए भी यही प्रावधान लागू होते हैं। इसी प्रकार कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को हम देखते हैं तो इसके चैप्टर 6 में रिटर्निंग ऑफिसर को सबस्टांशियल डिफेक्ट पर नामांकन खारिज करने का पूरा अधिकार है। इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर श्री अरविंद शर्मा जी ने बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट की आपत्ति पर या अन्य आपत्ति पर सुनवाई की, दस्तावेजों का अध्ययन किया और फिर निष्कर्ष निकाला कि मीनाक्षी नटराजन जी द्वारा दिया गया शपथ पत्र अपूर्ण है और उनके द्वारा तथ्य छिपाए गए हैं, इसलिए मतदाताओं के लिए विधायकों को पूरी जानकारी नहीं दी गई। इसलिए 9 जून 2026 को मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते निरस्त कर दिए। तो मित्रों, ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये चुनावी प्रक्रिया की शुचिता का सवाल है। यद्यपि कांग्रेस इसे साजिश बता रही है, लेकिन एक लॉ प्रोफेसर के नाते मैं बताना चाहूंगा कि दस्तावेज और कानून बोलते हैं। जब मीनाक्षी नटराजन कोर्ट में जवाब दाखिल कर चुकी थी तो नामांकन फार्म में जानकारी छिपाने का औचित्य क्या था? क्योंकि धारा 356 बीएनएस डिफेमेशन 2 साल तक की सजा वाला ऑफेंस है, तो डिस्क्लोजर और भी जरूरी था, क्योंकि केस में सजा होने पर वैसे भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा मूल्य है। तो यह फैसला याद दिलाता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता, कानून सबके लिए समान है। मैं अक्सर कहता हूं, मेरी बात सुनते नहीं लोग। रिटर्निंग ऑफिसर का यह निर्णय राज्यसभा निर्वाचन में फॉर्म 26 के शपथ पत्र में तथ्यों को छिपाने के आधार पर लिया गया उचित निर्णय है, जो सुप्रीम कोर्ट के एडीआर 2002 और पीयूसीएल 2003 के फैसलों के अनुरूप मतदाताओं को सूचित होने के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। जनप्रतिनिधि बनने का रास्ता सत्य, पारदर्शिता और जवाबदेही से ही होकर जाना चाहिए। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। इसी के साथ आज का कोरोनामा यहीं समाप्त होता है। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी समसामयिक कानूनी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि।